लाखों एकड़ जमीन है आज वक्फ बोर्ड के पास। भारत का वक्फ बोर्ड भारत की सबसे अमीर संस्था नहीं है जमीन के लिहाज से, पूरे विश्व की सबसे अमीर संस्था है। पूरी दुनिया में किसी नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पास इतनी जमीन नहीं है जितनी कि भारत की दुनिया वक्फ बोर्ड के पास। इसके बावजूद मैं पूरे अदब से पूछना चाहता हूं, एक हॉस्पिटल बताएं, एक लाइब्रेरी बताएं, एक यूनिवर्सिटी बताएं, एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन बताएं। क्या काम इन्होंने किया गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, अनाथों के लिए, बेवाओं के लिए, विधवाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए, दिव्यांग जनों के लिए, मुस्लिम समाज के? बताएं तो कि किया क्या। लाखों एकड़ जमीन और दर्जनों उदाहरण हैं कि कहीं पर फार्म हाउस बना हुआ है, तो कहीं पर मॉल बना हुआ है, कहीं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनी है। 2010 का लालू प्रसाद यादव जी का कितना वायरल हुआ वो स्टेटमेंट कि पटना में सब प्लॉटिंग वॉटिंग करके उसके ऊपर कॉलोनी बना दिया है, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत कड़ा कानून बनना चाहिए, वो सामने दिख रहा है। 5 स्टार होटल्स के कई उदाहरण मौजूद हैं। मगर अफसोस की बात यह है, एक अस्पताल, एक यूनिवर्सिटी, एक लाइब्रेरी, जो लोग ये ज्ञान देते थे कि राम मंदिर वाली जगह के ऊपर अस्पताल और लाइब्रेरी बननी चाहिए, मैं मुस्लिम समाज से नहीं कह रहा हूं, ये सेकुलरिस्ट, ये कम्युनिस्ट, ये जो ज्ञानदेव पाणे बन के आते थे, वो यार पूछ ही नहीं रहा कि 39 लाख एकड़ जमीन के ऊपर कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मुस्लिम समाज के लिए कल्याण करने वाली हो। कृपया ये बता दें, इससे बहुत साफ हो जाता है कि ये चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में वो पूरी जमींदारी चाहिए। मैंने यह बात पार्लियामेंट में भी कही थी ऐश्वर्य जी। 1948 में जमींदारी उन्मूलन एक्ट आया जिसके द्वारा जमींदारी खत्म कर दी गई, मगर जमींदारी अगर रिवाइव की गई तो 2013 के वक्फ एक्ट के द्वारा। हम सब ने इतिहास में पढ़ा है कि गांधी जी के शिष्य थे विनोबा भावे, जिन्होंने एक भूदान आंदोलन चलाया था कि जमींदारों से को वो रिक्वेस्ट करते थे कि जमीन दान कर दो और गरीब लोगों के लिए देते थे। परंतु ये अगर आपने भारत के इतिहास में वो भूदान आंदोलन था और ये भू हड़प आंदोलन अगर सुना तो 2013 के बाद कि गरीबों की जमीन ले लो और मुट्ठी भर जमींदारों के हाथ में दे दो। तो जो मैंने बात कही थी, ये एक ईमानदारी से अपने ईमान पर यकीन रखने वाले गरीब मुसलमान के बीच जो सोच रहा है कि मैंने तो रिलीजियस फीलिंग से दी हुई है, मेरी चीज का सही उपयोग होगा, और दूसरी तरफ उसकी अमानत में खयानत करके उस जमीन के जमींदार बनने वाले कट्टरपंथी वोटों के इकलौते सौदागरों के बीच की है। तो जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था कि एक तरफ है शराफत अली यानी एक शरीफ मुसलमान, दूसरी तरफ है शरारत खान यानी वो जो शरारत करके उसको टोटल कंट्रोल करके रखना चाहता है। और एक पॉइंट और कह देना चाहता हूं, किसी भी बड़े से बड़े मुस्लिम देश में ऐसा कोई वक्फ में प्रावधान नहीं है जो यहां पर है। ना सऊदी अरेबिया में जो इस्लाम की जन्मस्थली है, ना इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, ना टर्की में जो खलीफत की सीट रही है, ना ISIS के इलाके वाले इराक और सीरिया में, ना पाकिस्तान और बांग्लादेश में। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि कहावत तो यह है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता, यहां तो गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा था। और भारत में ऐसा अधिकार किसी दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी को नहीं है, ना क्रिश्चियंस के पास है, ना सिखों के पास है, ना ईसाई, ना पारसी, यहूदी, किसी के पास नहीं है, और सबकी जमीनों पे दावे हैं। और लास्ट में मैंने एक और बात भी कही थी, यह बड़ी विचित्र सी बात है कि मुगलों के जमाने के दावे आ कैसे जा रहे हैं भाई। मैं आपके सामने दर्शकों से कहना चाहता हूं, 1707 के 10-15 साल के बाद मुगलों का कंट्रोल तो उत्तर भारत से खत्म हो गया था। लाहौर से लेकर कर्नाटक सारा रेवेन्यू कंट्रोल मराठे करते थे, जिसको आप कहते हैं सरदेशमुखी ऑफ द प्रोविंसेस। रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार उनके हाथ में था। राजा सूरजमल ने आगरे पे कब्जा कर लिया था, और द आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया करके एक किताब है जिसमें उल्लेख है कि उन्होंने पूरे ताजमहल में भूसा भरवा दिया था। ये बताओ उसके बाद कौन सा मालिकाना हक था जो इस पर ट्राउट कर दिया। 1761 राजा सूरजमल के कंट्रोल में आगरा, 1765 इलाहाबाद की संधि जिसमें अंग्रेजों ने शाह आलम से सारी की सारी संपत्ति लिखवा ली। तो मेरे भाई उसके बाद कंट्रोल कहां रह गया जो इन्होंने ताजमहल में भी दावा कर दिया था। यह साफ दिखाई पड़ता है कि ये सारे के सारे दावे हवाई थे। और लास्ट में कहूंगा, ये सिर्फ दो लोगों के बीच का मामला है। एक तरफ ईमानदारी से खड़े हुए गरीब और गुर्बत के साथ खड़े हुए गुरबत अली का, और एक अपने को शहंशाह आलम बादशाह गाजी जिंदा पीर समझने वाले उस जहनियत से भरे हुए गाजी खान के बीच का। हमारी सरकार
गरीब लोगों के, गरीब मुसलमानों के दिल की कसक और वोट कट्टरपंथी वोट के ठेकेदारों की ठसक के बीच में कसक के साथ खड़ी हुई है, यह मैं कहना चाहता हूं। अन्यथा मैंने सिर्फ 3 पॉइंट कहे हैं, मेरे विरोधी बता दें कितने लोगों के लिए ये इंस्टीट्यूशंस बने, मुस्लिम समाज के लिए लाभ के क्या क्या कार्य हुए, मंदिरों में भंडारा, गुरुद्वारों में लंगर चलता, कोई ऐसी जमीन बता दे जिसमें 2 टाइम मुफ्त का खाना ही मिलता हो, और दूसरा कोई एक मुस्लिम देश बता दे जहां के वक्त में ऐसा प्रावधान हो, और तीसरा कोई एक दूसरी कम्युनिटी बना दे जिसको ऐसा अधिकार होता हो। कृपया मुझे बता दें तो मैं इनकी बात पे विचार करने को तैयार हूं। मौलाना अंसार रजा साहब, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन। मैं जितना समझ सकता हूं, गरीब नवाज मतलब गरीबों की मदद करने वाला, गरीबों की आवाज उठाने वाला। तो अंसार जी बताइए ना, वक्फ बोर्ड ने इतने लाखों एकड़ जमीन थी, कितने गरीबों का भला हो सकता था, कितने गरीब मुसलमान भाइयों बहनों का भला हो सकता था, लेकिन भला उन कुछ चुनिंदा लोगों का हुआ जिन्होंने मॉल्स बनाए, जिनके अपार्टमेंट्स बने, जिनके शॉपिंग आर्केड्स बने, जिनके क्या क्या बने। बात तो ना मस्जिद पे कब्जे की है, ना मदरसे पे और ना कब्रिस्तान पे, बात तो मॉल, शॉपिंग और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस की है। अंसार रजा साहब। ऐश्वर्या जी दादा। सुधांशु त्रिवेदी साहब ने सारा जो पार्लियामेंट में उन्होंने बोला था वो आज दोबारा दोहरा दिया उन्होंने, अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि मुसलमानों की इतनी फिक्र जो जाग गई है बीजेपी के अंदर, ये तो बड़ा मतलब खुशी की बात है कि कम से कम भाजपा मुसलमानों के बारे में सोच रही है। तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने तुर्की में गिना दिया, इंडोनेशिया में गिना दिया, अच्छी चीज़ है। मुझे सिर्फ इतना बताइए, अगर किसी आदमी ने वक्फ की ज़मीन पर कोई भी अपने फ़ायदे की चीज़ बनाई है तो गवर्नमेंट उससे खाली करेगी, यही उसका मकसद जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं। तो क्या मुंबई में जो अंबानी का महल बना हुआ है वो भी हवाले किया जाएगा ना मुसलमानों के, या नहीं किया जाएगा? वो भी तो वक्फी ज़मीन है। उसमें कोई प्रावधान आया है क्या इसमें पार्लियामेंट में जो आप लोगों ने अमेंडमेंट किया है? क्या अंबानी का वो महल खाली करवाया जाएगा? और जो आपने कहा था कि जो इस तरह की कब्जा करेगा वो 2 साल के लिए जेल जाएगा और ऐसा सजा होगी कि उसमें बेल नहीं होगी, तो क्या अंबानी जी को भी जेल भेजा जाएगा? हम कह रहे जिन लोगों ने कब्जे किए हैं वो खाली करवाइए, गरीब मुसलमानों के हवाले कीजिए, लेकिन क्या उसमें अंबानी का महल शामिल है या नहीं है? अगर इसका जवाब सुधांशु जी दे दें तो फिर हम अपनी आगे की बात करें। सुधांशु जी वांट टू काउंटर? ओके, सुधांशु जी से जवाब। हाँ बिल्कुल, मौलाना साहब ने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है। इसीलिए इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि जो रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी होंगी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो वक्फ ने लीगली अपने नाम रजिस्टर करा रखी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर जहां सिर्फ दावे हैं और आपके पास कोई कागज नहीं है, चूंकि ऐसा एक्ट में प्रावधान था कि अगर उन्हें लगता है ये वक्फ की है, तो मैं मौलाना साहब से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि अंबानी जी का मकान वक्फ की प्रॉपर्टी है जो किसी मुगल जमाने में वक्फ को डोनेट की गई थी। तो मैं पूछना चाहता हूं 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद महाराष्ट्र पर मुगलों का कंट्रोल एकदम खत्म हो गया था, टोटल मराठों का कंट्रोल था और राजधानी जो थी वो पुणे थी, सतारा थी। ये बताइए, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 1818 में एंग्लो मराठा वॉर में जीतकर कंट्रोल कर लिया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी जिसमें आज का पूरा महाराष्ट्र और गुजरात आता था, उसका सेंटर जो था, राजधानी वो बॉम्बे थी, आज की मुंबई। मेरे भाई, उसके किसी रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा है क्या कि वक्फ की लैंड थी? तो गजब है साहब, 1707 से लेकर 1947 तक 240 साल जब कंट्रोल ही नहीं रहा, तो उस हुकूमत की लेजिटिमेसी क्या है जिसके फरमान पे आप कह रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा, अगर जब ब्रिटिशर्स ने पावर ट्रांसफर की भारत को, यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट को, अगर ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में किसी जमीन को बतौर वक्फ